सर ठीक है। रीडेबल है? नो सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक of first unit of mathematics paper 2. The second topic is virtual work done. अब नाम से ही समझ में आता है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल मतलब समथिंग इमेजिनरी। एक्चुअल वर्क पता है हमको, यदि डिस्प्लेस होती है कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो वहां पर हमको एक्चुअल वर्क डन होते दिखेगा। लेकिन वर्चुअल वर्क का जो कंसेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कई जगह ये अपना रोल प्ले करता है। तो इसलिए वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके स्टेटमेंट्स समझने की कोशिश करेंगे और फिर इन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये हम सॉल्व करेंगे। तो नाम से क्लियर है, वर्चुअल वर्क मतलब समथिंग इमेजिनरी। रीड आउट करते हैं कंटेंट। व्हेन अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। अब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है मतलब कोई उसमें मोशन हो नहीं रहा है, देन देयर विल बी नो मोशन अंडर दिस फोर्सेस। और मोशन नहीं है तो हेंस देयर इज नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी ये सब बातें कब हो रही है? जब सिस्टम और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तब। बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सपोज अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन O टू अनदर पोजीशन O डैश। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हम केवल आर्गुमेंट के लिए इमेजिनरी कह सकते हैं कि पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम O टू O डैश, देन दिस O डैश इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वर्ड आ गया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं, एक्चुअल कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। And the work which has been done by this force acting on the particle during this displacement is called virtual work. Naturally, virtual displacement से होने वाला वर्क वर्चुअल वर्क है। वर्चुअल वर्क, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्चुअल वर्क, ये सब इमेजिनरी है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। The work virtual implies that displacement is not actual but only virtual. ठीक है, तो वर्चुअल वर्ड से ही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्चुअल वर्क आ गया। नाउ देयर आर टू प्रिंसिपल्स। वन इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक पार्टिकल पर एक्ट हो रही है, उसके लिए प्रिंसिपल क्या कहते हैं देखिएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ पार्टिकल, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है पार्टिकल, बाद में हम पूरी की पूरी बॉडी कंसीडर करेंगे, बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अभी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। The necessary and sufficient condition that a particle acted upon by number of coplanar forces be in equilibrium। मतलब क्या हो गया, एक पार्टिकल है, उस पर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से। कोप्लेनर फोर्सेस मतलब एक प्लेन के अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस आ रहे, सारे फोर्सेस है प्लेन पर, और ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा होने के लिए कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ पार्ट इज दैट sum of virtual work done by the forces in any small virtual displacement, एक्चुअल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हम अपनी तरफ से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सपोज करेंगे और उसकी वजह से वर्चुअल वर्क, जितने भी फोर्सेज होंगे उनकी वजह से जितने भी वर्चुअल वर्क होंगे सारे का सम इज जीरो, कंसिस्टेंट विद द, इसको बाद में समझ लेते हैं, इज जीरो। ठीक है,
द सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस इन एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अंडर ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। जो भी फेवरेबल कंडीशंस है सिस्टम की, कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम। यदि सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, अब इसका बिल्कुल जितने काम के वर्ड है उतने हम बोल रहे हैं। सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन जीरो होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन जीरो होगा। शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस प्रिंसिपल, पार्टिकल will be in equilibrium if and only if sum of virtual work done is zero। अभी वर्चुअल वर्क डन क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होगा इसलिए वर्क वर्चुअल कहा जा रहा है। ये हो गया प्रिंसिपल फॉर अ पार्टिकल। अब इसी तरह का प्रिंसिपल सिस्टम के लिए है, वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting at different points of a rigid body। पहला पार्टिकल के लिए पढ़ा था, अब ये रिजिड बॉडी के लिए। तो हियर द स्टेटमेंट इज, कई बार ये स्टेटमेंट स्टेट करने के लिए आते हैं, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन फॉर अ पार्टिकल या स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन फॉर अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के लिए स्टेटमेंट देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that a system of coplanar forces acting upon a rigid body, पहले पार्टिकल था यहां पर, keep the body in equilibrium, बॉडी पर कोप्लेनर फोर्सेस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखें तो कंडीशन क्या होगी, एंड इफ बॉडी बी गिवन अ स्लाइट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट consistent with the geometrical conditions of the system, then the algebraic sum of virtual work done by the forces is zero। Again the condition is same, algebraic sum of virtual work done is zero यदि होता हो तो body is in equilibrium, body यदि equilibrium में है तो algebraic sum of virtual work done by the forces is zero। particle और body will be in equilibrium, इन शॉर्ट अभी दोनों को कंबाइन करके बोल रहे हैं, पार्टिकल हो या बॉडी हो इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इफ एंड ओनली सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्सेस वेनिशेस, इट इज जीरो। तो ये दो स्टेटमेंट के बेसिस पर कुछ और एक दो कंसेप्ट पढ़ने हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट है टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन अ रॉड। अब यहां दो वर्ड है, टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन अ रॉड। पहले थोड़ा इसको इमेजिन करते हुए समझ लीजिएगा। टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ये एक चीज देखनी है हमको, और दूसरा थ्रस्ट इन अ रॉड। अब थोड़ा थोड़ा पहले स्ट्रिंग को समझिएगा। एक स्ट्रिंग लिया, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है, एक थ्रेड लिया, थ्रेड का एक एंड कहीं पर बांध दिया है, एक जगह उसको फिक्स कर दिया और दूसरा एंड अपने हाथ में रखा, और हम अब वो स्ट्रिंग को खींच रहे हैं। इतना खींचें कि वो एकदम स्ट्रेट हो जाए, थ्रेड जो है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए। अब हम फोर्स इधर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, तो स्ट्रिंग में टेंशन अपीयर होगा। हाँ, यदि मान लो आपने उसको हल्के से ऐसा प्रेस किया तो जैसे वाइब्रेशंस जैसे थ्रेड में दिखेंगे, टाइट यदि रखा तो वाइब्रेशन जैसे दिखेंगे, टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में। अब ध्यान से सुनना, हमने फोर्स बाहर की तरफ ऐसा खींच के रखा है, धागे को खींच के रखा है, तो हम फोर्स बाहर की तरफ ऐसा अप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन बोलकर दो फोर्सेस वो स्ट्रिंग में इनवर्ड अट्रैक्ट होते दिखेंगे। उसको यहाँ पर शो किया है। ये ए बी यदि मान लो स्ट्रिंग है, हमने यहाँ से बी की तरफ से यदि मान लो खींच के रखा है, इसको यहाँ पर फिक्स किया है, ए को फिक्स किया है वॉल पे, और बी को हम यदि मान लो पुल कर रहे हैं, तो दो फोर्सेस एक दूसरे के ये सामने ऐसे दिखेंगे। तो हमने फोर्स बाहर की तरफ लगाया है तो उसका अपोजिट रिएक्शन टी के फॉर्म में
ये दिखेगा, और ये टी कहलाता है टेंशन। ये जो टी है, दिस टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। बाहर खींचा है तो टेंशन अंदर की तरफ अप्लाई होते दिखेंगे। ये एक सिचुएशन हो गई। अभी दूसरी सिचुएशन देखिएगा। दूसरी सिचुएशन के लिए एक हमने लाइट रॉड ली है। लाइट रॉड मतलब उसका कोई वजन नहीं है, लाइट रॉड, निग्लिजिबल वेट है ऐसा मानकर चलिए। रॉड लिया है, और अब रॉड है, आयरन रॉड है, उसको हम प्रेस कर रहे हैं। हाँ, इसके पहले हम ये एग्जांपल समझते हैं। एक वेसल में वाटर भरा, और ऊपर से हम पिस्टन देना चाह रहे हैं उसको, पिस्टन प्रेस प्रेस करना चाह रहे हैं। तो हम फोर्स ऊपर की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे से इक्वल अपोजिट रिएक्शन ऊपर की तरफ आते दिखेंगी। तो ये जो रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ आते दिख रही है, इस सिचुएशन में वो थ्रस्ट कहलाता है। अपोजिट रिएक्शन थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है। ये सीन इमेजिन कर पा रहे हो। एक वाटर वेसल को यदि हम ऊपर से पिस्टन लगा के प्रेस करना चाह रहे हैं, ऊपर से फोर्स देना चाह रहे हैं, तो अपोजिट रिएक्शन थ्रस्ट के फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड आते दिखेंगी। ये इमेजिन कर पा रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ। अब ये सिचुएशन को रॉड पर जरा अप्लाई करके देखना। एक रॉड लिया है हमने, लाइट रॉड, वेटलेस रॉड, और वो रॉड को हम प्रेस करना चाह रहे हैं। अब सोचने की बात है, रॉड है तो प्रेस करने से छोटी तो हो नहीं जाएंगी, हम वहां पर प्रेशर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा वर्चुअल के टर्म में बात चल रही है। तो हम प्रेशर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो रॉड में अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रिएक्शन आते दिखेंगी। वो जो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आते दिखेंगी, दैट रिएक्शन इज डिनोटेड बाय दिस टी एंड रेफर्ड एज थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट है, ये यहाँ पर लाइट रॉड है ए बी, इसको हमने दोनों तरफ से, ए और बी की तरफ से प्रेस किया मान लो, तो हमने फोर्स इनवर्ड अप्लाई किए ऐसे, तो इसके अंदर अपोजिट रिएक्शन बोल के आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते दिखेंगे वो। तो दिस इज डिनोटेड एज थ्रस्ट। तो यहाँ जो टी यूज कर रहे हैं, दिस टी स्टैंड फॉर थ्रस्ट टी। स्ट्रिंग में हमने बाहर की तरफ फोर्स लगाया, टेंशन अंदर की तरफ दिख रहा है। रॉड में हमने बाहर से फोर्स लगाया अंदर की तरफ, तो थ्रस्ट बाहर की तरफ दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है दोनों, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अब इससे रिलेटेड ये जो लिटरेचर है ये रीड कर रहे हैं। इन मैनी प्रॉब्लम वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग or thrust in a rod. If the system be given a small virtual displacement consisting with the geometrical condition, मतलब ये स्ट्रिंग के केस में हम इतना भी फोर्स न लगाए कि वो टूट जाए, वहां जहां से हमने उसको फिक्स करके रखा है वो टूट जाए। और ये रॉड के सेंस में हम इतना भी फोर्स नहीं अप्लाई करें उसको कि वो बेंड हो जाए। ठीक है, ये सिचुएशन डिपेंड करती है कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस of the problem, then these forces do not work. ये स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से एक्चुअल तो कुछ वर्क डन होगा नहीं। इन ऑर्डर टू गेट ओवर दिस डिफिकल्टी वी शैल प्रोसीड इन द फॉलोइंग वे। रिप्लेस द टेंशन T in the string by a force T at A in the direction AB। ये यहां पर बात हो रही है, स्ट्रिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो टेंशन T है ये इनवर्ट डायरेक्शन में कर दें, एंड अ फोर्स T एट B इन द डायरेक्शन BA इनवर्स। फिर ये A इधर आ गया, A से इधर की तरफ, B से इधर की तरफ, इनवर्ट डायरेक्शन में दिख रहा दोनों T। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन स्ट्रिंग के लिए। अब सिमिलरली द थ्रस्ट T in the rod AB is replaced by force T at A in the direction BA। ये BA के डायरेक्शन में ये वाला फोर्स की बात कर रहे T, and a force T at B in the direction AB that is outward, यानी ये as shown below। तो ये जो बात की जो दो लाइन का डिस्क्रिप्शन है वो ये फिगर में अप्लाई होते दिख रहा है।
तो इन शॉर्ट स्ट्रिंग इमेजिन कीजिएगा एक जगह से फिक्स है, हमने पुल किया बाहर की तरफ लगाया तो टेंशन अंदर की तरफ दिखेगा। रॉड के ऊपर हमने दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया, हम बाहर की तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो थ्रस्ट यानी फोर्स हम अंदर ऐसा अप्लाई कर रहे हैं दोनों को दबाते हुए, तो फोर्स रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन थ्रस्ट के फॉर्म में बाहर जाते दिखेगा। इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, ये दो चीज समझ में आ रही है, स्ट्रिंग और रॉड। स्ट्रिंग के रेफरेंस में अपोजिट रिएक्शन इज कंसीडर एज टेंशन इन इनवर्ड डायरेक्शन, रॉड के केस में अपोजिट रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज थ्रस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है। Forces which can be omitted in forming the equation of virtual work. Following forces can be omitted in forming equation of virtual work because virtual work done by these forces is zero. नंबर वन, टेंशन की वजह से कुछ होगा नहीं, वर्चुअल है ये, तो टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब लेंथ फिक्स हो उसकी। द थ्रस्ट इन लाइट रॉड, the reaction R of any smooth surface with which body is in contact, the mutual pressure between two bodies in contact, the reaction at a fixed or a fixed axis about which body rotates, reaction at a point of contact with fixed surface on which body rolls without sliding। तो ये जो फोर्सेस होंगे इनकी वजह से कोई वर्क डन होता नहीं, सम ऑफ एल्जेब्रिक वर्क डन इज जीरो, तो ये फोर्सेस ओमिट किए जा सकेंगे, फोर्सेस कैन बी ओमिटेड। मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय समझ में आएगा लेकिन एक बार रीड आउट कर लेते। ड्रॉ द फिगर एंड मार्क द फोर्सेस सच एज वेट, बॉडी का जो भी सिस्टम का वेट होगा वो, टेंशन यदि स्ट्रिंग की केस होगी तो, थ्रस्ट यदि रॉड की केस होगी तो, एज गिवन इन द प्रॉब्लम। रिप्लेस द टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय टू फोर्सेस टी एंड टी एक्टिंग इनवर्ड, टेंशन इनवर्ड होगा और थ्रस्ट आउटवर्ड है ना, तो पहले टेंशन की बात करें। द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नेगेटिव। हाँ, अब ये एक्सियम है, एजम्पशन है, इसको याद रखना होगा। जब हम टेंशन की बात करें मतलब जब स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो इससे तैयार होने वाला जो वर्क डन है ये इस फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, माइनस टी डेल्टा एल नेगेटिव, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो डेल्टा एल है दिस इज वर्चुअल चेंज इन लेंथ हो जाता है, डेल्टा एल इज वर्चुअल चेंज इन लेंथ। तो लेंथ और फोर्स मतलब डिस्टेंस और फोर्स ये वर्चुअल वर्क डन प्रोवाइड करेगा एंड इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो स्ट्रिंग के लिए टेंशन इज कंसिडर एज वर्चुअल वर्क इज कंसिडर एज माइनस टी डेल्टा एल। And replace the thrust in rod by two forces T and T acting outward. The virtual work done by the tension in the string is considered as positive and it is taken as T delta L, where L is the length of rod. अब डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, नेचुरली ये वर्चुअल होगी तो डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल हो गया, उसके साथ में फोर्स यानी टी का काम कर रहा है तो ये वर्चुअल वर्क प्रोवाइड करेगा बिकॉज ऑफ थ्रस्ट टी। तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे, स्ट्रिंग के लिए वर्चुअल वर्क डन इज माइनस टी डेल्टा एल और रॉड के लिए वर्चुअल वर्क डन इज टी डेल्टा एल पॉजिटिव। मेजर द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन। ये प्रॉब्लम से हमको समझ आने लगेगी बातें जो कर रहे हैं यहाँ पर। इफ z be the distance from point of application of force F from fixed point, then after small virtual displacement
दिस डिस्टेंस बी इंक्रीज बाय अमाउंट डेल्टा जेड। जैसे हमने कुछ सिस्टम को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इमेजिन किया, तो जो फिक्स पॉइंट से हमने डिस्टेंसेस मेजर किए होंगे z बोलकर, यदि कहीं पर, तो ये चेंज हो जाएंगे डेल्टा z से। हाँ, कहीं पर बात आती है एंगल थीटा, जब हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किया तो चेंज हो जाता है थीटा टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंड एक्सेट्रा, एंड दस वर्क डन बाय द फोर्स F इज F इंटू डेल्टा z। ये प्रॉब्लम से और ज्यादा क्लियर होगी। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द साइन The sign of this work done is positive if Z has been measured in the direction of F। फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में यदि हम Z मेजर कर रहे हैं तो वर्क डन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव इफ मेजर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव साइन से उसको मार्क करेंगे। तो दीज आर द प्रोसीजर। नाउ प्रॉब्लम्स। पहले अच्छे से एक एक वर्ड से समझ लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। 4 equal heavy rods, 4 equal heavy rods are freely joined, मतलब इनकी वजह से कोई प्रेशर नहीं हो रहा है वो सिस्टम में। फ्रीली joined so as to form a rhombus, रोम्बस बनाया चारों रॉड ने, which is freely suspended by one angular point। एक वर्टेक्स से रूफ में उसको टंगा दिया, ऐसा समझो। 4 इक्वल हैवी रॉड्स लिया है, उसको ज्वाइन किया, एक रोम्बस तैयार किया और एक पॉइंट से उसको हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया। द मिडल पॉइंट्स ऑफ 2 अपर रॉड्स आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइट रॉड। अच्छा, ये जो 4 हैवी रॉड्स है ना, तो जो सिस्टम का वेट होगा, यदि हम वेट W सपोज कर ले रॉड का, तो जो सिस्टम का वेट होगा वो हो जाएगा 4W, कैपिटल W। ये फिफ्थ रॉड आ गई, लाइट रॉड। तो इसमें तो लाइट रॉड बोला तो इसका तो कोई वेट कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो ऊपर की जो 2 रॉड्स होगी, वो 2 रॉड्स के मिड पॉइंट पर एक लाइट रॉड रखिए, सो दैट रोम्बस कैन नॉट कोलैप्स, है ना। वो 2 रॉड के बीच में लाइट रॉड रखिए, मतलब वो शेप में है रोम्बस। अब रॉड की बात हो रही है। अब ये जो हैवी रॉड्स है, ये हैवी रॉड्स की वजह से इसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा, ये फ्रेम की वजह से प्रेशर पड़ेगा, तो रॉड में अपोजिट रिएक्शन में थ्रस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर भले ही वर्ड टेंशन यूज किया है, लेकिन क्या रेफरेंस है, इसके अकॉर्डिंगली आपको समझ आना चाहिए कि वो टेंशन है या थ्रस्ट है। टेंशन है ना, अपोजिट रिएक्शन, आप ऐसा समझिए उसको। रॉड की बात हो रही है, मतलब दिस टेंशन इज थ्रस्ट एक्चुअली। Prove that the thrust, or you can say tension, of this light rod is 4W10 alpha, where W is the weight of each rod and 2 alpha is the angle of rhombus at the point of suspension। तो जहां से वो टंगा है ऊपर एक वर्टेक्स, तो उसको टांग के रखा है, तो वहां जो एंगल होगा दैट एंगल इज 2 अल्फा। तो पहले तो फिगर समझ लेते हैं, ये जो जो चीजें इसको फिगर में क्या बताया है, और फिर बाद में ये जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर की बात करते हैं। हाँ, ए बी सी, नीचे वर्टेक्स सी होगा और डी है, चलो सी है ना? और ये 4W एक्ट होते दिख रहे हैं, इसको भी यहीं रहने देते हैं। देखिएगा अभी 4 रॉड है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये 4 से एक रोम्बस तैयार हो गया, वो रोम्बस को ऊपर रूफ से टंगा दिया। तो ये फिगर में ये हमने रूफ तैयार कर दी यहाँ पे,
और इसको शो करने के लिए ऐसा बता देते हैं, मतलब ये रूफ से वर्टेक्स ए पर इसको सस्पेंड किया हुआ है। फिर हर रॉड का वेट कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है, तो कैपिटल डब्ल्यू इज वेट ऑफ ईच रॉड। ये जो एंगल है, एंगुलर एंगल, ये ऊपर सस्पेंशन में 2 अल्फा दिया है, तो 2 अल्फा देने से यदि डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो हाफ एंगल अल्फा हो जाएगा। फिर दोनों के मिड पॉइंट पे फिगर है ना अप्रोक्सीमेट तैयार करनी चाहिए। ये पी और क्यू थोड़े नीचे आ गए, ये मिड पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से मिड पॉइंट से पी और क्यू को ज्वाइन कर दे, तो ये लाइट रॉड की पोजीशन है। ये पी क्यू ऊपर है ऐसा मानो आप, तो अब ये लाइट रॉड है। तो फिर से इतना यहाँ लिख देते हैं, ये रूफ है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ ईच रॉड है, ये पूरा एंगल 2 अल्फा दिया है, तो हाफ एंगल हो गया अल्फा, हाफ एंगल हो गया अल्फा। ये पी और क्यू मिड पॉइंट है अपर रॉड के, उस पर एक लाइट रॉड रखी है, मतलब दिस इज लाइट रॉड। ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन फिगर पर डिपेंड करता है। एक बार फिगर अच्छे से समझ गई तो लिखने का पार्ट आसानी से किया जा सकता है। तो अब ये हैवी रॉड ये लाइट रॉड के ऊपर प्रेशर डाल रहा है ऐसा समझिएगा, तो इसमें अपोजिट रिएक्शन बोलकर ये जो टी है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते दिखेंगे, ये टी कहलाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट, ओके। अब ये जो सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम का वेट विल बी 4W एंड इट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पूरा सिमेट्रिक फिगर होगा, रोम्बस है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से डिनोट कर दिया, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4W एक्ट होते दिखेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4W, यानी ये एक फोर्स है सिस्टम में एक्टिंग एट पॉइंट जी, जिसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे फिक्स पॉइंट ए से। ये एक फोर्स, और दूसरा फोर्स है थ्रस्ट टी इन आउटवर्ड डायरेक्शन along light rod PQ, ओके। अब ये लाइट रॉड की लेंथ हम अपनी तरफ से L मान लेंगे, सपोज स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ लाइट रॉड, और ये सिस्टम को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, ये ध्यान से सुनना भी, पॉइंट ऊपर से फिक्स किया हुआ है, हम मान रहे कि उसको स्लाइट हमने थोड़ा सा हिला दिया, हिला दिया उसको, तो वर्चुअल मूव होते दिखेगा। वो एक्चुअली हिलाया नहीं उसको, वर्चुअल उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, वर्चुअल को हल्का सा पुश किया। तो इस सिचुएशन में वो जो लेंथ L है, लाइट रॉड की लेंथ L जो हम मान रहे हैं, इट चेंजेस टू L प्लस डेल्टा L। मतलब PQ यदि लेंथ लिया है तो इट चेंजेस टू PQ प्लस डेल्टा PQ। और वो जो एंगल अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल, एक हाफ एंगल लिया ना अल्फा, तो दैट अल्फा चेंजेस टू अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा। और ये जितनी बातें एक्सप्लेन की, इसको अब लिख देते हैं यहाँ। सॉल्यूशन, 4 इक्वल rods form a rhombus ABCD and it is suspended from a point A. The total weight 4W of the rhombus acts at G is center of gravity. A light rod joins the midpoint capital P चाहिए ये, capital P, capital Q of AB and AD as shown in figure. जब इसको मिड पॉइंट का है तो मतलब ये दोनों डिस्टेंस AP और BP ये इक्वल होने चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए ये पोजीशन पी क्यू की पोजीशन थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना था। द फोर्स, नहीं, हाँ, यहां तक पहुंचे थे इन द फिगर। लेट टी बी द थ्रस्ट इन द रॉड, ओके। एंगल BAD is 2 alpha, therefore half angle GAD is alpha. Length
अच्छा, रॉड की लेंथ नहीं दी है, तो लेंथ सपोज कर ले रहे हैं, लेट द लेंथ ऑफ ईच रॉड बी ए। तो ये जो हाफ यानी ए पी और बी पी मिलेगा, ये ए बाय टू हो जाएगा, ये पार्ट ए बाय टू होगा, ये पार्ट ए बाय टू होगा। इसी तरह से ये ए क्यू ए बाय टू होगा, और ये क्यू डी ये ए बाय टू होगा। ठीक, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, give the system a small virtual displacement so that angle alpha changes by delta alpha and the length pq by delta pq। मतलब वो जो अल्फा है, अल्फा चेंजेस टू अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा, यानी डेल्टा अल्फा इज द स्मॉल वर्चुअल चेंज इन एंगल अल्फा, and delta pq is the length of rod, change in length of rod, pq plus delta pq। नाउ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर, सिस्टम में कितने फोर्सेज है, तो एक फोर्स तो है 4W एक्टिंग एट G, और दूसरा जो फोर्स वो थ्रस्ट T इन द रॉड PQ। बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी हैव एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज जीरो। तो 4G के कारण वर्चुअल वर्क कैसे मिलेगा, तो 4W तो वर्क हो गया, फोर्स हो गया। अब डिस्टेंस, तो फिक्स पॉइंट ए से लिया जा रहा है, ए जी ये एक्चुअल डिस्टेंस है, हम वर्चुअल वर्क की बात कर रहे हैं, वर्चुअल डिस्टेंस चाहिए। प्लस दूसरा फोर्स है थ्रस्ट, तो ये कन्वेंशन लिया था थ्रस्ट के लिए, वी सपोज टी डेल्टा एल, और स्ट्रिंग के लिए माइनस टी डेल्टा एल। तो यहाँ तो रॉड है, तो इट इज प्लस टी डेल्टा पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वांटिटीज इवेल्यूएट करेंगे फिगर से, ए जी इज इक्वल टू ए जी, दिस इज ए जी। अच्छा, इसको जरा स्मॉल कर लेते हैं, ए जी, ये अल्फा को देखो, अल्फा के लिए ये एडजॉइनिंग साइड दिख रही है, और ये ए डी हाइपोटेनस दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए जी डी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए जी इज इक्वल टू ए डी इंटू कॉस अल्फा, ए डी इंटू कॉस अल्फा फ्रॉम फिगर, ए जी इज इक्वल टू ए डी इंटू कॉस अल्फा, एंड व्हाट इज ए डी, ए डी लेंथ ऑफ रॉड है जिसको हमने ए सपोज किया था, ए कॉस अल्फा। ओके, ये है ना ए जी होना ना, ये यहाँ पर दिस इज ए जी, ए जी 4W टाइम्स डेल्टा ए जी। तो ए जी मिला लिया हमने, अब ये पी क्यू क्या है ये देख लेते हैं। पी क्यू देखो, ये पी क्यू है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट होगा इसका भी, इसको पॉइंट को एच नाम दे दिया, तो पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच क्यू, ये पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच क्यू। अब एच क्यू अल्फा के लिए अपोजिट साइन है, अपोजिट साइड है, और ये एच पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी ए क्यू हाइपोटेनियस है। तो वी कैन राइट एच क्यू एज, ये 2 टाइम्स एच क्यू ना, तो 2 तो एज इट इज है, एच क्यू विल बी हाइपोटेनस इंटू साइन ऑफ एंगल अल्फा, ए क्यू साइन अल्फा, ये यहाँ से ये वाले ट्रायंगल से मिल जाएंगे, ए क्यू साइन अल्फा। व्हाट इज ए क्यू, ये हाफ था, मिड पॉइंट था क्यू, तो इट इज ए बाय टू, तो ए क्यू की जगह लिखो ए बाय टू, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो बच गया ए साइन अल्फा। मतलब पी क्यू इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, पी क्यू। यहाँ रीजन दिया है ना, ए क्यू इज हाफ ऑफ ए डी हाफ ऑफ ए, ये रीजन का पार्ट। अब ये जो वैल्यू आई है ना ए जी की,
ए कॉस अल्फा यहाँ रख देते, पी क्यू की ए साइन अल्फा यहाँ पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 इंप्लाई 4W इंटू डेल्टा ऑफ ए कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू, और प्लस टी डेल्टा ऑफ ए साइन अल्फा, ये साइन अल्फा है, ये ऐसे प्रिंटिंग करेक्शन है, ये सब ये साइन अल्फा है, दिस इज साइन अल्फा। जो बच्चे कॉपी करते हैं ना बिना समझे, उनको मार्क्स इसलिए 0 मिलते हैं। 4W डेल्टा ए कॉस अल्फा प्लस टी डेल्टा ए साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव जैसे ये ऑपरेट कर लो, ए कांस्टेंट है, कॉस अल्फा का डेल्टा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा, ये वेरिंग क्वांटिटी हो गया अभी। और यहाँ पर ए साइन अल्फा का डेल्टा लेना है, तो ए कॉस अल्फा इंटू डेल्टा अल्फा, ठीक है, डेरिवेटिव समान, वो जो चेंज इन अल्फा है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब ये डेरिवेटिव सब करेक्ट है, ये दो करेक्शन आ गए यहाँ पर। यहाँ पर ए सी लिखा था, इट शुड बी ए जी, और ये वैल्यू ए साइन अल्फा थी, यहाँ ए कॉस अल्फा लिखा है, तो ए साइन अल्फा। अब डेल्टा अल्फा कॉमन है, ले लो कॉमन, डेल्टा अल्फा कॉमन, इसको पूरे को डेल्टा अल्फा कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, -4W ए साइन अल्फा प्लस टी ए कॉस अल्फा। अब डेल्टा अल्फा तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हम उसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंगल चेंजेस टू अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा हुआ है, तो इट कैन नॉट बी 0, दिस इज इंपॉर्टेंट। डेल्टा अल्फा 0 नहीं है तो क्या रहेगा 0, -4 साइन अल्फा प्लस टी कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4W साइन अल्फा, तो t इज इक्वल टू 4W साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दैट गिव्स t इज इक्वल टू 4W tan अल्फा। यही चाहिए था, थ्रस्ट इन रॉड इज 4W tan अल्फा। ओके, अच्छा, अभी यही प्रॉब्लम में कुछ सिचुएशंस, पर्टिकुलर सिचुएशंस कंसीडर, ये तो रोम्बस का प्रॉब्लम था। अब यदि मान लो ये स्क्वायर फ्रेम दी होती और रॉड की बात होती, इसी पोजीशन में बात होती, तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है। यदि ये स्क्वायर होता, ध्यान से सुनिएगा, यदि ये रोम्बस स्क्वायर होता, तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ 90 डिग्री मिलता था, यानी 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता था, तो अल्फा बन जाता था 45 डिग्री, और 45 डिग्री रखने पर tan 45 डिग्री इज 1, तो थ्रस्ट दिखता था 4W। तो ऐसे ही कंसेप्ट को थोड़े थोड़े से मॉडिफाई करके नए प्रॉब्लम्स तैयार किए जा सकते हैं। यदि स्क्वायर बोलकर दिया होता तो ये पूरा ऐसा ऐसा सॉल्व कर लेते थे, और वहां पर हम फिक्स्ड एंगल इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम 2 अल्फा इज 90 डिग्री, देयरफॉर अल्फा इज 45 डिग्री, एंड हेंस थ्रस्ट विल बी 4W tan 45 डिग्री, which will be equal to T equal to 4W only, tan 45 डिग्री is 1। तो ये एक प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम कवर हो गए, समझ में आ रही है बात? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइव वेटलेस रॉड्स। अब देखो, वेटलेस रॉड बोला है मतलब इनका कोई वेट नहीं है, ओके, ऑफ इक्वल लेंथ आर ज्वाइंट टुगेदर so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD, one diagonal BD।
If a weight W be attached to C and the system be suspended from A, so that there is a thrust in BD equal to W by root 3. 5 वेटलेस रॉड से रोम्बस बनाया है, तो 4 से तो रोम्बस बन जाएगा। फिफ्थ वन कहाँ रखा है, ये लिखा है विथ वन डायगोनल BD, यानी जो 5वीं रॉड है उसको डायगोनल पे रखा है, BD पर रखा है। इसके पहले 4 हैवी रॉड से रोम्बस तैयार किया था और एक लाइट रॉड को ऊपर की 2 रॉड्स के मिड पॉइंट पर रखा था। अब यहाँ 5 वेटलेस रॉड है, फिफ्थ रॉड को ए डायगोनल पे रखा है, BD पर, और एक लगा दिया है वेट W अटैच्ड एट C, यहाँ पर W लगा दिया। अब देखो ये लगाने से वो पूरी की पूरी सिस्टम ऐसा नीचे की तरफ पुल होने की कोशिश करेंगी। वो तो वेटलेस रॉड है, तो वो जो एंड पॉइंट है B और D उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होते दिखेगा, बाहर की तरफ से प्रेशर क्रिएट होते दिखेगा। लाइट रॉड है तो अपोजिट रिएक्शन बोल के थर्स्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते दिखेंगे, तो उसको मार्क कर दो T से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये T से आउटवर्ड डायरेक्शन में थर्स्ट मार्क कर दिए। तो सिस्टम में अब 2 फोर्सेस हैं, एक तो W एक्टिंग एट C और दूसरा है थ्रस्ट T इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसको सस्पेंड करने की बात किया था, हैंग करने की बात किया था, तो इसको वॉल से सस्पेंड कर दो ऐसा। अब फोर्स W एक्ट हो रहा है C पर, तो जो डिस्टेंस होगा फोर्स W का ये AC होगा, AC। अब जितनी बातें पहले लिखी थी ऐसी बातें सब यहां पर भी लिखनी होगी। ये ऊपर जो वर्टिकल पोजीशन पे एंगल है वो कुछ मेंशन किया नहीं है, तो हम सपोज कर लेंगे थीटा। रॉड की लेंथ नहीं दी है तो हम सपोज कर लेंगे, ठीक, 5 rods forming a rhombus ABCD and its diagonal BD are shown in figure। 4 रॉड से ABCD रोम्बस बन गया और फिफ्थ को BD पर रखा है। वेट W, अच्छा ये जो लैंग्वेज लिखते हैं ना ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, समझ में आ जाए क्या क्या लिखना है आपको। A weight W attached at C act vertically downward, hence AC is vertical and BD is horizontal। रोम्बस है, ये W की वजह से वो नीचे आते दिखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी AC और BD, यानी ये G पर राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, हमको राइट एंगल दिखेंगे। Let T be the thrust in rod BD। Assume theta is the inclination of the side of rhombus with the vertical, ये alpha is the vertical angle। We measure distances from the fixed point। A से मेजर करेंगे डिस्टेंसेस, W डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ की डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, तो देयरफॉर दिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट A। नाउ ये सेंटेंस होना जरूरी है सॉल्यूशन में। गिव द सिस्टम अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट such that theta changes to theta plus delta theta and the length BD changes to BD plus delta BD। Now forces acting on the system are weight W at C and thrust in the rod। Therefore virtual work done by W is W into delta AC। W तो फोर्स है और डेल्टा AC इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एंड वर्चुअल वर्क डन बाय थ्रस्ट T, रॉड में है थ्रस्ट, तो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव T into delta BD। Therefore by principle of virtual work we get their sum is 0। their sum is 0, तो W into delta AC plus T into delta BD equal to 0। फिर ये AC कैलकुलेट करना होगा, ये फिगर से AC will be twice of AG,
एजी कैलकुलेट किया था वैसे ला लेंगे। बीडी इज ट्वाइस ऑफ जी डी, तो हमने ऊपर जी क्यू कैलकुलेट किया था वैसे जी डी आ जाएगा, जी डी की हेल्प से बी डी मिल जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो रॉड की लेंथ लेना है, तो लेट ए बी, स्मॉल ए बी द लेंथ ऑफ रॉड, देन ए सी वर्टिकल लाइन था, ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए जी, तो टू को अपनी जगह रहने दो। ए डी हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ए डी हाइपोटेनस का काम कर रहा है। कॉस थीटा किसकी बात करनी थी, ए जी की बात करनी थी, एडजेसेंट साइड है वो, ए डी कॉस थीटा, ए डी ए बी ये सब रॉड है तो उसकी लेंथ ए हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों चीज मिल गई, ए जी वॉज 2 टाइम्स ए सी वॉज 2 टाइम्स ए जी, तो ए सी की वैल्यू आ गई 2 ए कॉस थीटा ये, और ए जी इस 2 ए साइन, फिगर में जाते जरा देखो, दिस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए जी, अरे ए जी है 2 टाइम्स ए जी, तो ये इसकी एडजेसेंट साइड है, तो ये ए जी हो जाएगा, इसको ए बोला है हमने, तो ये ए जी हो जाएगा ए टाइम्स कॉस थीटा, ए टाइम्स कॉस थीटा, तो ए सी हो गया 2 ए कॉस थीटा, ठीक है। हाँ ये यहाँ पर है, बी, ये बी डी इज 2 टाइम्स जी डी, तो ये थीटा के लिए अपोजिट साइन है, साइड है, तो दिस जी डी विल बी ए इंटू साइन थीटा, तो देयर फोर बी डी विल बी 2 टाइम्स जी डी, तो 2 ए साइन थीटा, करेक्ट। तो ए से आ गया 2 ए कॉस थीटा और बी डी आ जाएगा 2 ए साइन थीटा, फिगर से ये मिलाया जा सकता है। रख दो वैल्यू इनकी, 2 ए कॉस थीटा 2 ए साइन थीटा, 2 ए कॉस थीटा है 2 ए साइन थीटा, अब डेरिवेटिव लगा दो यहाँ पर, तो 2 ए कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, अब ये डेल्टा निकल जाएगा यहाँ से, डेल्टा लगा दिया ना, तो ये डेल्टा नहीं है यहाँ, हाँ ये डेल्टा लगा दिया, तो अब ये डेल्टा नहीं रहेगा, डेल्टा लगा दिया तो 2 ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ये डेल्टा नहीं है, डेल्टा थीटा दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा W इंटू माइनस 2 ए साइन थीटा प्लस T 2 ए कॉस थीटा, तो 2 ए से भी डिवाइड कर देते हैं, 2 ए विल नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो बचा क्या, क्वांटिटी ब्रैकेट की माइनस W साइन थीटा प्लस T कॉस थीटा इक्वल टू 0, शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, तो T कॉस थीटा इज इक्वल टू W tan थीटा, तो T इज इक्वल टू W tan थीटा, ये जनरल रिजल्ट आ गया, T इज इक्वल टू W tan थीटा, राइट। अब उसने तो शो करने के लिए बोला था W अपॉन रूट 3, तो मतलब यहाँ थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी, तो पर्टिकुलर वैल्यू देने के लिए वो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम BAD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर से फिगर में जाते हैं, ये पूरा 360 डिग्री होगा, 360, तो ये ऊपर 180 नीचे 180,
अब ये साइड्स इक्वल है ना, ए डी और बी डी साइड्स इक्वल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये बी डी भी इक्वल है ये साइड्स के, तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इसलिए पूरा 60 60 60, तो 2 थीटा इज 60, थीटा इज 30 डिग्री हो जाएंगे। ये बी डी की वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और पूरी दोनों जगह सेम रॉड रखी हुई है, साइड और ये डायगोनल, नीचे का ट्रायंगल के साइड और डायगोनल सबकी लेंथ बराबर है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ था। तो इन इक्विलिब्रियम BAD is equilateral triangle, therefore angle BAD is 2 theta which is 60 degree, so theta is 30 degree, therefore T is equal to W tan 30 degree। अब W tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इवेल्युएट कर लो, tan 30 डिग्री यदि इसको 30 डिग्री माना, ये 1 है तो ये हाफ और ये √3/2, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 आ गया 1/√3, तो W इंटू 1/√3 दैट इज W/√3। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो ये दो तो अभी केवल 4 रॉड्स यानी 4 साइड्स वाले फिगर थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हेक्सागोन दिख रहा है, हेक्सागोन का प्रॉब्लम देखते हैं। बातें समझ में आ रही है? प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे ठीक से? कैलकुलेशन पार्ट जरा सा है वो। रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF consists of 6 equal rods which are equal of weight W। तो 6 रॉड से हेक्सागोन तैयार हुआ, हर रॉड का वेट W है, तो 6W तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग जाएगा इसके, एक फोर्स तो आ गया 6W, आर फ्रीली ज्वाइंट टुगेदर। The hexagon rests in vertical plane and AB is in contact with the horizontal table। अब ये जो हेक्सागोन बताया इसको ऊपर से लटकाया नहीं है, इसको एक वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, फिगर में देखकर एक्सप्लेन करते हैं। If C and F be connected by light string, C and F connected by light string, then prove that its tension is W into √3। अच्छा ये लाइन पढ़ देते फिर ये हमारे सामने से जरा चले जाएंगी। ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन फॉर्म बाय 6 इक्वल रॉड्स ऑफ लेंथ 2A ईच। ये 2A हमने अपनी तरफ से ले लिया, प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं था। A भी ले सकते थे, 2A लेने से जहां हाफ होता है ना, तो A/2 के बदले AA लिखा चला जाएगा, वो A लिखने से भी काम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 2A लेंथ सपोज किया ईच रॉड की। CF में लाइट स्ट्रिंग लगाई हुई है, लाइट स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन अपीयर होते दिखेंगे, वो टेंशन को शो कर दिया ये T से इनवर्ट डायरेक्शन में, टेंशन T। Let T be the tension in the string FC, replace the string FC by force T at F in the direction FC and force T in the direction CF, और T is the tension as shown in the figure in inward directions। आप ऐसा मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद the total force the total weight 6W of rods act at G center of system, ये G पर 6W डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना AB जो रॉड है हेक्सागोन का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है,
और अब डिस्टेंसेज हम नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे। फोर्स नीचे आ रहा है, 6W नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा जो फिक्स पोजीशन है जहां पर इसको रेस्ट पर रखा हुआ है ये नीचे है। डिस्टेंस मेजर करते समय नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस वजह से अब जो वर्क डन होंगे वो नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेट each slant side be inclined to horizontal at an angle theta। ये एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा सपोज किया है, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से एंगल मेजर करेंगे तो ये थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से स्लैंट साइड्स के एंगल मेजर करेंगे ये थीटा होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से एंगल थीटा। ये यहाँ पर भी एंगल थीटा दिखेगा, तो यहाँ एंगल थीटा आ जाएंगे अंदर की तरफ। देन GL फिक्स पोजीशन से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। GL इज इक्वल टू CM, पैरेलल लाइन से। अभी जो CM है थीटा के अपोजिट साइड दिख रहा है ये, और हाइपोटेनस का काम कर रहा है BC, जो लेंथ ऑफ रॉड है जिसको हमने 2A सपोज किया, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड होने से थीटा। 2A सपोज किया कि A सपोज किया? 2A साइन थीटा, दिस इज 2A साइन थीटा। ये चेंजेस ध्यान रखिएगा, 2 टाइम्स A, 2A साइन थीटा। ये आ गया GL। GL इज सेम एज CM, थीटा के अपोजिट साइड है, तो हम साइन थीटा बोलेंगे ना, CM अपॉन BG, BG इज इक्वल टू 2A, तो हमको मिल जाएगा CM इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। ओके, स्ट्रिंग रखिए FC पर, तो FC मेजर करना होगा, तो दिस FC इज सेम एज NM। FC इज सेम एज NM, और NM इज इक्वल टू, देखो कितने पार्ट में बना हुआ है NM, ध्यान से देखना। NM के पार्ट्स कितने हो रहे हैं, एक तो ये NA और ये BM। देखिए ये दोनों सेम होंगे, NA और NB सेम होंगे, और तीसरा पार्ट है ये AB, कुछ और कलर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं AB। मतलब NM which is equal to FC is made up of 3 parts, NA plus AB plus BM। लेकिन BM और NA ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ लिखा है FC is equal to NM which is equal to AB plus 2 times BM, 2 times BM। ये और ये दोनों सेम है। अब BM के रेफरेंस में देखो, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनस है, तो 2A cos थीटा बन गया ये। BM इज इक्वल टू 2A cos थीटा, बाहर का 2 अपनी जगह एज इट इज है। AB की वैल्यू 2A ली थी हमने, लेंथ ऑफ ईच रॉड 2 है, ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो गया 2A प्लस 4A cos थीटा। और FC की लेंथ को जनरली हम L कहते हैं, तो इससे L, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नाउ लेट the distances be measured in upward direction from the rod AB which is fixed। AB से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वर्क डन नेगेटिव काउंट करेंगे। Given a system, give a system a small displacement so that theta becomes theta plus delta theta and L becomes L plus delta L। देखिए तीन अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग लैंग्वेज लिखकर बताई जा रही है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है यूज दैट वन। Then equation of virtual work is, और by principle of virtual work is, 6W के कारण तैयार होने वाला वर्चुअल वर्क
तो 6W इंटू डेल्टा ए जी, सॉरी डेल्टा जी एल। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे फोर्स के, इसलिए माइनस साइन लिया है। -6W डेल्टा जी एल, और स्ट्रिंग के लिए तो -T डेल्टा एल होता ही है, -T डेल्टा एल इक्वल टू 0। पुट करो जी एल की वैल्यू, तो 6W जी एल की वैल्यू है 2A साइन थीटा। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों पूरे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव टर्म बन गई है। प्लस एल, एल था हमारा एफ सी, इसकी वैल्यू थी 2A प्लस 4A कॉस थीटा, 2A प्लस 4A कॉस थीटा, ये रखा, यहाँ पर जी एल रखा, इक्वल टू 0। अप्लाई करो, तो 2A कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 6 इंटू 2A 12A। अब रहा साइन थीटा का डेल्टा, तो कॉस थीटा डेल्टा थीटा, डब्ल्यू अपनी जगह पर है, डब्ल्यू 12A कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म 2A का डेल्टा तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में 4A कॉस थीटा है, तो इसके लिए मिलेगा -4A साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, टी पहले से है, -4A टी साइन थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। तो 4A से डिवाइड कर सकते हैं, ये नेगेटिव टर्म को उधर शिफ्ट कर दिए, तो क्या बचा, नेगेटिव टर्म को उधर शिफ्ट करके साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे। डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट निकाल के करना पड़ेगा, डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 12AW cos थीटा माइनस 4AT sin थीटा इक्वल टू 0, सिंस डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको T दिखेगा 3W cos थीटा अपॉन sin थीटा, विच इज 3W cot थीटा। शो तो ऐसा नहीं करना था, W इंटू √3 बोलना था हमको। अब इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो रेगुलर हेक्सागोन है, तो जब हम यहाँ से सेंटर से वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये दूसरा यहाँ का एंगल भी 60 डिग्री होगा, और लीनियर पेयर की वजह से ये जो थीटा है ये भी 60 डिग्री मिलना चाहिए। तो इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, पुट द वैल्यू, तो T इज इक्वल टू 3W cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री इवैल्यूएट कर लेते हैं। cot 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 अपॉन √3/2, दैट इज 1/√3। cot 60 डिग्री आया 1/√3, 3 अपॉन √3 को सिंप्लीफाई करने पर 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, एक √3 डिवाइड हो गया, बच गया W√3। अब इसमें और अलग अलग फोर्सेज अप्लाई करके नए नए प्रॉब्लम तैयार किए जा सकते हैं। ये 3 प्रॉब्लम, स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम कवर हो गया, रॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम कवर हो गया, स्क्वायर का प्रॉब्लम हो गया, रोम्बस का प्रॉब्लम हो गया, हेक्सागोन का प्रॉब्लम हो गया। अब इनके बेसिस पर और कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, वो आप सॉल्व कर सकेंगे। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, रेगुलर हेक्सागोन कंपोज्ड ऑफ 6 इक्वल हैवी रॉड्स joined together and two opposite angles C and F are connected by string which is horizontal. AB is in contact with horizontal plane. सेम पोजीशन है जैसे अभी हमने हेक्सागोन का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। If W dash weight is placed at the middle point of DE and W is the weight of each rod, so that tension of the string is 3W plus W dash upon √3. मिडल पॉइंट ऑफ DE, DE पर W डैश लगाया है, तो ये DE है, ये DE पर एक्स्ट्रा का पॉइंट W डैश वेट लगाया W डैश, ये W डैश, ठीक है, और टोटल वेट 6W, ये G पर एक्ट हो ही रहा है, और यहाँ पर स्ट्रिंग रखी है FC पर, तो टेंशन एक अपीयर हो जाएगा। अब सिस्टम में कितने फोर्सेज है, तो एक तो 6W है पूरे सिस्टम का वेट, एक एडिशनल वेट है W डैश, H पर एक्ट हो रहा है वो,
और तीसरा थ्रस्ट। तो जो इक्वेशन तैयार होगी बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, अब यहाँ बेस पर फिक्स किया हुआ है, तो डिस्टेंसेज हम अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स के अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करने वाले हैं। तो फोर्स के अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते समय ये जो 6W है, तो इसके लिए डिस्टेंस मेजर होगा अपोजिट डायरेक्शन में GM। तो एक हो गया -6W डेल्टा GM, -6W डेल्टा GM। एक वेट W डैश लगा है H पर, मिड पॉइंट पर, तो इसके लिए वर्चुअल वर्क तैयार होगा W डैश इंटू डेल्टा HM, W डैश इंटू डेल्टा HM, माइनस साइन इसलिए क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। और स्ट्रिंग के लिए तो -T डेल्टा L लिया ही जाता था, -T डेल्टा FC होगा इस केस में। अभी ये इवेल्युएट करना तो आ जाएगा, GM इवेल्युएट हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, FC इवेल्युएट पिछले प्रॉब्लम में किया था। जो HM है, दिस HM विल बी 2 टाइम्स GM। तो ये यूज करते हुए आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आते दिखेगा। P इज इक्वल टू 3W प्लस W डैश अपॉन √3। ये जनरल प्रॉब्लम हो गया। अब ऐसा मान के चलिए कि इस प्रॉब्लम में W डैश नहीं है, तो ये हमारा पिछला रेगुलर हेक्सागोन का प्रॉब्लम हो जाता था। W डैश यदि नहीं है तो 3W अपॉन √3, मतलब W/√3। अभी हमने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम तैयार होते हैं, ये आप सॉल्व कीजिएगा। और इसके साथ ये जो वर्चुअल वर्क का टॉपिक है ये कवर हो जाता है। यहाँ भी और कुछ होमवर्क में भी प्रॉब्लम है, पहले एक बार सॉल्व एग्जांपल देख लीजिएगा। सॉल्व एग्जांपल के बाद में जो जो सॉल्व कर सकते हैं ये सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए रुकते हैं, बाय बाय, जय गणित।